Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं। हमने ये सारे टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुना, वो तीन टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो देखो, आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक तो ये कराऊंगा, एक कराऊंगा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और एक कराऊंगा नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ये वाले सारे टॉपिक आज मुझे कराने और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन है बहुत ईजी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ एक एक करके। तो देखिए, यहां से हमारी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब ये क्या होता है इस बात को समझो। पहले मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, उसको समझो, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो, बात ऐसी है, घर जैसे केक कटेगा सब में बटेगा। बात ये है कि आप अपना पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो और कल को ये बोले बैंक कि हम तो भैया दिवालिया हो गए या हमारी बैंक में डकैती डल गई और आपका जितना पैसा था वो सारा का सारा उड़ गया और अब आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे केस में आपका बैंकों के ऊपर से विश्वास उठेगा नहीं उठेगा? दोस्तों, अपना भी उठेगा और आप 10 जगह यही बोलोगे कि बैंकों में पैसा डालना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए बैंक में मत डालो। भले ही आप पानी में बहा दो, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन बैंक में पैसा मत डालो। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग चैनल पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा और जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का जो सर्कुलर फ्लो है वो पूरा बिगड़ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में लोगों का बैंकों के ऊपर ट्रस्ट ना खत्म हो तो हमने एक नई टर्मिनोलॉजी बनाई, वो ये कि जितना पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है उसका हम एक इंश्योरेंस करेंगे और कल को बैंक दिवालिया हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए तो ऐसे में आपको आपका पैसा हम आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे एज अ इंश्योरेंस के रूप में। दोस्तों, ऐसे में आपका ट्रस्ट बैंक को लेकर बढ़ेगा कम होगा? सर, ये तो ट्रस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपको अब एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, पहले क्या होता था, पहले होता ये था कि आपने जितना भी पैसा अपने बैंक में डाला है उसमें से 1 लाख रुपए जो है वो बिल्कुल इंश्योर कर दिए जाते हैं कि कल को आपका पैसा कितना भी डूब जाए बट 1 लाख रुपए तो आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर, मान लो हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए डले हुए हैं, तो क्या अगर बैंक दिवालिया हो जाती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या सर हमारे पूरे 50 लाख डूब जाएंगे? देखो, 1 लाख तो बिल्कुल श्योर है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सर, 1 लाख क्यों मिलेंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, बैंकों के ऊपर ये कंडीशन लगाई गई है कि जितने भी बैंक में डिपॉजिट है उन सबका इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट हो जाता है। मतलब आप बैंक को नहीं बोलोगे बट बैंक अपने आप कर देगा और बदले में आपसे कमीशन चार्ज करेगा। एक नॉमिनल सी फीस होती है जो आपके पासबुक में डेबिट कर देगा 2-3 रुपए के हिसाब से पर मंथ या कह लो पर ईयर के हिसाब से, तो वो कर देता है अपने आप। लेकिन अब इस लिमिट को निर्मला सीतारमण जी ने बढ़ा के कर दिया है 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। यानी अगर आपके खाते में 50 लाख रुपए हैं तो ऐसे केस में अगर बैंक वो डूब जाती है तो देखो 5 लाख रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। और कौन सी देगी? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन दे देगी। और जो बचे 45 लाख रुपए वो आरबीआई डिसाइड करेगी कि बैंकों को बेच कर देना है या बैंकों को मर्ज करके देना है या किस तरीके से देना है, वो आरबीआई बताएगी। बट 5 लाख रुपए तो आपके बिल्कुल इंश्योर्ड है और इसी को बोला जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ताकि लोगों का बैंकों की तरफ से जो विश्वास है वो बना रहे। तो ऐसे में हमने एक इंश्योरेंस कंपनी का जन्म दिया जिसका नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पढ़ो एक एक लाइन। DIGC पहले क्या था ना, ये जो अभी आप देखो ना DICGC, ये एक कंपनी है अभी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में ये सिर्फ 2 कंपनियां होती थी। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती थी, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन दूसरी कंपनी होती थी। सर, दोनों को मर्ज किया गया? हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो वही बात लिखी है, DICGC को सेटअप किया गया था 2 कंपनियों को मर्ज करके। कौन सी? डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि 1962 में बनी थी और दूसरा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कि कब बनी थी? 1971 में। और दोनों को हमने मर्ज कब किया? 1978 के अंदर। दोनों को मर्ज करके हमने क्या बना दिया? DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। लिखा हुआ है कि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ये सोचकर कि जो भी हमारे डिपॉजिटर्स है उनका पैसा क्या रहे, प्रोटेक्ट बना रहे और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो उनकी बनी रहे, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि वो अपना पैसा बैंक में डाले। तो ऐसे में लोग क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? DIGC को बनाया गया ताकि लोग अपने पैसों को सुरक्षित समझे और बैंक में डिपॉजिट करें। तो सर, आज की डेट में बाय डिफॉल्ट अगर हम अपनी बैंक में कितना भी पैसा डालें तो 5 लाख रुपए इंश्योर है? बिल्कुल हाँ, इंश्योरेंस है। सर, सभी बैंकों में? दोस्तों, सभी शेड्यूल्ड बैंकों के अंदर
और आज के में ज्यादातर बैंकें शेड्यूल्ड ही हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो 5 लाख रुपए तो आपका बिल्कुल सिक्योर है। तो सर बचे हुए पैसे वो आरबीआई डिसाइड करे किस तरीके से आपको देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि जो इंश्योरेंस कवर अवेलेबल होता है बैंक डिपॉजिट में, इसकी पहले लिमिट थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया फरवरी 2020 के अंदर। सर ये सारी चीजें कोविड-19 में हुई है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा। कोविड-19 में हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि लोगों का ट्रस्ट बैंकों से चला जा रहा है। वो या तो बंधन बैंक करके था जिसमें लोग लाइन में लगे रहे कि बैंक बंद होने वाली है, तो लोगों का ट्रस्ट बैंकों से चला गया। और दोस्तों एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी लगने लगा था बैंकों में पैसे डालना मतलब भैया गवर्नमेंट की बस की अब कुछ भी नहीं रही है, ये भी पैसा चला जाएगा, तो बैंक में मत डालो, घर पे रख लो, ठीक है। तो ऐसी मेरी भी एक बार के लिए थिंकिंग हुई थी, लेकिन जब ये सारी चीजें तो मुझे लगा कि यार गवर्नमेंट कर रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया फरवरी 2020 के अंदर, ठीक है। और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है इसमें डिपॉजिटर को कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना पड़ता, और अगर देना ही पड़ता है एक बहुत छोटा सा फीस होता है, ठीक है। यानी एक नॉमिनल प्रीमियम होता है, और वो नॉमिनल प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ता बल्कि आपके बिहाफ पे बैंक देती है। जैसे मान लो मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक हर अपने कस्टमर के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, 1949 के अंदर। तो ये स्कीम कवर करती है सभी के सभी बैंक जो कि ऑपरेट करिए इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात करिए, जिसके अंदर प्राइवेट बैंक भी इंक्लूड है, कोऑपरेटिव बैंक भी इंक्लूड है, और उन वो सारी बैंक इंक्लूड है जिनकी फॉरेन ब्रांच इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। तो इन सभी के अंदर अगर आपका खाता है तो आपके 5 लाख रुपए तो बिल्कुल इंश्योर्ड है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर आपका DICGC बोलो क्लियर हुआ? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट। चलिए इसके बाद हम अपने पास दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अभी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब आप अपने माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, जैसे एक्सपोर्ट कौन होता है, इंडिया से माल बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट होगा, और अगर बाहर से हम माल खरीद रहे हैं तो वो इंपोर्ट होगा। तो सोच के देखो, अगर हमने किसी को माल एक्सपोर्ट किया, लेट सपोज कि हमने चाइना को माल बेचा, चाइना को माल बेच दिया, तो हमारे पास तो माल चला गया, लेकिन क्या पेमेंट आएगी? सर हो सकता है पेमेंट आने में दिक्कत हो जाए। दिक्कत दो तरीके से होती है, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल। देखो पॉलिटिकल में ऐसा होता है सरकार बदल जाए और सरकार ये बोले कि हम अपने पुराने ड्यूज देंगे ही नहीं, जो भी उधारी है वो सारी बेकार होगी, बैड डेट होगी, हम कुछ ना देने वाले। ये होता है पॉलिटिकल रिस्क। एक होता है कॉमर्शियल रिस्क। कॉमर्शियल रिस्क में ये होता है कि अगर मैंने कोई माल बाहर की कंपनी को बेचा, ठीक है, और अभी पेमेंट नहीं आई, और बाहर की कंपनी दिवालिया होगी, या बाहर की कंपनी ने बोल दिया कि मैं नहीं देती पेमेंट, जाओ जो करना है कर लो, दैट इज कॉमर्शियल रिस्क। तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर दो टाइप के रिस्क पाए जाते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते जिसको हम पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं, और कॉमर्शियल रिस्क दूसरा होता है, ठीक है। तो इन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और आपके लॉस को इंडेमनीफाई करने के लिए एक अलग से एजेंसी बना दी गई जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या नाम है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आप समझ गए? देखो बेस जितना अच्छे से समझोगे ना उतने टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या करती है कि जितने भी आपके पॉलिटिकल रिस्क होते हैं या कॉमर्शियल रिस्क होते हैं जो कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर पाए जाते हैं, उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, और अगर वो रिस्क हो जाए तो उनको इंडेमनीफाई करने के लिए इन कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। वो इंश्योरेंस की ही तरह, लेकिन इंश्योरेंस में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना दिया, क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पढ़ो एक लाइन। द ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। जितने भी ओवरसीज प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इंडियन कंपनी कई टाइप के रिस्क वो फेस करते हैं, जैसे पॉलिटिकल रिस्क हो गया, कॉमर्शियल रिस्क हो गया, किसके साथ? इंपोर्टिंग कंट्री के साथ, क्योंकि हम अपना माल भेज देते हैं बट हो सकता है उधर से पेमेंट आए। तो ऐसे में हमें उन सभी कंपनियों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना जरूरी पड़ जाता है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगी हुई है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एजेंसी को सेटअप किया है जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये किसके अंडर में आते हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपके, ठीक है, प्रीलिम्स में। क्या कि इनको कौन मैनेज करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मैनेज करती है, और ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के एक्सपोर्ट में सहायक होती है। तो सर शॉर्ट टर्म में नहीं सहायक होती? नहीं, उसके लिए हमने एक अलग बनाई, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म को क्या करती है? सपोर्ट करती है। सर इसमें याद करने वाले पॉइंट क्या है? देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो कौन कौन से रिस्क को मिनिमाइज करती है? पॉलिटिकल को और कॉमर्शियल को। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? नंबर 2, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है।
और नंबर 3 इसमें ये है कि किस टाइप के लोन को फंड करने का काम करती है, किस टाइप के लॉस को इंडेमनीफाई करने का काम करती है। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट को क्या करती है, इंडेमनीफाई करने का काम करती है। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पर लिखा है कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के जो होते हैं वो दूसरी कंट्री के साथ खराब हो जाते हैं। दूसरी कंट्री मतलब मैं बात करूँ इंपोर्टिंग कंट्री के साथ खराब हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कभी कभी हमें लॉस बेयर करना पड़ जाता है। तो ऐसे में एक्सपोर्टिंग कंपनी अपने उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अपने उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करती है, इंश्योरेंस कवर ले लेती है, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो कम ना हो। एक्सपोर्टर अगर दुखी हो गया ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमने उसको खुश करने के लिए क्या बनाया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बोलो क्लियर हो, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है। नंबर 3, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, NEIA। पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है। अब ये अकाउंट क्या बोलता है, सुनो, ये बोलता है कि जो जो चीजें यहाँ पर छूट गई हैं उनको मैं कवर करूंगा। सर कौन सी चीज छूट गई, याद करो, छोटे छोटे लोन्स इसमें कवर नहीं होते थे, इसमें मीडियम और लॉन्ग कवर होते थे, तो शॉर्ट लोन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। पढ़ो, देखो यहाँ पर लिखा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने इसको सेटअप किया, मतलब किसको सेटअप किया, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट को सेटअप किया। ठीक है। कब, मार्च 2006 के अंदर। ये प्रमोट करते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स को, जो क्रेडिट इंश्योरेंस को सपोर्ट करती हैं, जो ECGC में अवेलेबल नहीं होती है। मतलब जो चीज़ आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में नहीं मिल पाती है उनको कौन प्रोवाइड करवाता है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। बोलो क्लियर हो। अब ये क्या करती है बेसिकली, ये अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ तो क्या मुझे इसमें खाता, मतलब क्या मुझे इसके तहत इंश्योरेंस खुलवाने का मौका मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हो जिसकी कॉमर्शियल वैल्यू है। कॉमर्शियल वैल्यू मतलब मान लो मैं बाहर से कोई माल मंगवा रहा हूँ वो भी अपने घर के लिए, तो आपको इसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप वो माल मंगा के इंडिया में बेचोगे और कॉमर्शियलाइज नेचर की ट्रांजैक्शन को करोगे तो ही आपको इस टाइप के इंश्योरेंस का कवर आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मान लो मैं बाहर से आईफोन मंगाता हूँ और मैं कहता हूँ कल को मेरा पेमेंट ना अटक जाए, कुछ ना हो जाए तो मैं इंश्योरेंस करा लूँ, तो नहीं करा सकता मैं, याद रखना। इसके लिए आपकी जो भी आप वैल्यूज मंगा रहे हो या जो भी कॉमोडिटीज मंगा रहे हो, जो भी कॉमोडिटीज बेच रहे हो, वो कॉमर्शियल नेचर की होनी चाहिए। दूसरा, जो आपका प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए इंडिया के लिए कि उससे फॉरेक्स इंडिया के अंदर आनी चाहिए, तभी वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। किसके थ्रू, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के थ्रू। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है कि जो एक्सपोर्टर है वो इस लायक होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सके, तभी हम उसको क्या देंगे, इस इंश्योरेंस में कवर दें। मान के चलो एक ऐसा एक्सपोर्टर है जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खराब है, जिसने पीछे कई सालों के अंदर कई सारे घोटाले किए हुए हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप इंश्योरेंस कवर दोगे, द आंसर इज नो। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस कवर नहीं दोगे। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस जो NEIA है इसका जो बेनिफिट है ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है, उन्हीं बेनिफिशियरी को दिया जाता है जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं और जिनसे हमारी इंडिया को फायदा पहुंच सकता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में इस टाइप की जो फिलॉसफी है वो इंडोनेशिया ने अपनाई है, वियतनाम ने अपनाई है, ईरान ने, सडान ने, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया और देखा कि इस तरीके से एक्सपोर्टर जो होता है वो इनिशिएट होता है कि वो भविष्य में और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। तो वो कोई भी कंट्री होती है वो अपने एक्सपोर्टर को खुश करना चाहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। तो ऐसे में एक्सपोर्ट से होने वाले रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमने अपने पास क्या बनाई है, दो चीज़ें बनाई है। कौन कौन सी बताओ, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन और बनाइए नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। बोलो ये चीजें क्लियर हो गई। और आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया, DICGC का, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यानी आज की डेट में अगर हम अपने कॉमर्शियल बैंक में पैसा डालते हैं तो कितना पैसा हमारा इंश्योर्ड हो जाता है, 5 लाख रुपए का इंश्योर्ड हो जाता है। दोस्तों इस वाले पॉइंट को लेकर मैंने अपने पास करंट अफेयर का टॉपिक यानी जो हिंदू न्यूज़पेपर को मैंने डिस्कस करता हूँ ना, उसमें ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। जो लोग हमारी रेगुलर सीरीज देखते हैं उनको पता होगा ये इनके बारे में। तभी मैं कहता हूँ इस बुक को पढ़ने का तभी फायदा है जब आप हमारे करंट अफेयर वाली सीरीज को भी साथ के साथ देख लो, ताकि आपको पता चले कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, उससे रिलेटेड नई नई चीजें क्या होती है जो इस बुक के अंदर रिलेटेड नहीं मिलेंगी, जिसके लिए आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और आप खुद पढ़ोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा, इसीलिए मैं उसको सिंप्लीफाई वे में खुद पढ़ाता हूँ हमारे दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डेली आती है वीडियोस। ठीक है। सो गाइस आज का जो हमारा ये टॉपिक था, जो हमारा टारगेट था, जो हम लेकर चल रहे थे, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। और आप जानते हो हम इसको खुशी खुशी अब टिक करेंगे। तो हमने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कर लिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी कर लिया और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट भी कर लिया। ठीक है। सो गाइस
आज का टारगेट हमारा कंप्लीट होता है. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज. सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट.